क्या तेज बुखार होना ही फ्लू इन्फ्लुएंजा है? जी नहीं। लगातार भूख न लगना और थकान महसूस होना सिर्फ बढ़ती उम्र का लक्षण नहीं है। हो सकता है कि आपके फेफड़ों के अंदर सूजन इन्फ्लेमेशन का भयंकर तूफान उठ रहा हो। सबसे पहले मुझे आपको 78 वर्षीय श्रीमान शर्मा जी की कहानी सुनानी चाहिए, जिनसे मैं कुछ दिन पहले इमरजेंसी रूम एयर में ड्यूटी के दौरान मिला था। वह आमतौर पर बहुत स्वस्थ रहते थे, लेकिन करीब 10 दिन पहले से उनमें कुछ अजीब बदलाव दिखने लगे। न तो उन्हें खांसी थी और न ही बुखार, लेकिन वे लगातार कमजोरी की शिकायत करते हुए दिन भर अपने कमरे में लेटे रहते थे। परिवार वालों ने सोचा कि शायद मौसम बदलने की वजह से उन्हें थकान हो रही है, इसलिए वे उन्हें सिर्फ पौष्टिक भोजन देते रहे। और फिर एक दिन अनहोनी हो गई। सुबह सुबह जब वे बाथरूम जाने के लिए उठे तो चौखट से टकराकर वहीं गिर पड़े। घबराए हुए परिवार ने एम्बुलेंस को बुलाया और जब वे अस्पताल पहुंचे तो शर्मा जी बड़बड़ा रहे थे और लोगों को पहचान भी नहीं पा रहे थे। वे डेलीरियम प्रलाप भ्रम के लक्षण दिखा रहे थे। जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। टाइप ए फ्लू के साथ साथ निमोनिया होने के कारण उनके आधे फेफड़े सफेद धुंधले पड़ चुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इमरजेंसी रूम में पहुंचते समय उनके शरीर का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस था, जो बिल्कुल सामान्य था। दोस्तों, 2025 का यह फ्लू वह पुराना फ्लू नहीं है जिसे हम पहले से जानते हैं। मैं डॉ. हरीश जोशी हूं और एक बड़े अस्पताल में अपने पिछले 10 सालों के अनुभव में मैंने इसे सबसे खतरनाक और चालाक फ्लू के रूप में देखा है। अगर आप स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े देखें तो यह वाकई हैरान करने वाला है। पिछले साल 17 अक्टूबर को ही इसकी चेतावनी अलर्ट जारी कर दी गई थी, जो सामान्य से 2 महीने पहले थी। मरीजों की संख्या और भी गंभीर है। नवंबर के पहले सप्ताह में ओपीडी में प्रत्येक 1000 मरीजों पर 22 फ्लू के मरीज थे, जो सिर्फ 2 हफ्तों में बढ़कर 50 के पार हो गए और दिसंबर के अंत तक यह आंकड़ा 73.9 तक पहुंच गया। यह 2016 के बाद लगभग 10 सालों में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस समय पूरे देश के रेस्पिरेटरी श्वसन रोग वार्ड मरीजों से इतने भरे हुए हैं कि एक भी बिस्तर खाली नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे डरावनी बात श्रीमान शर्मा जी जैसे मामले हैं। बिल्कुल ठीक ठाक दिखने वाला व्यक्ति बिना बुखार के क्यों गिरे हैं? पढ़ा, फ्लू का वायरस शरीर में प्रवेश कर गया था, फिर भी थर्मामीटर शांत क्यों था? यही वह साइलेंट फ्लू या खामोश फ्लू है जो केवल बुजुर्गों में देखा जाता है। जब युवा लोगों के शरीर में वायरस प्रवेश करता है तो उनकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं इम्यून सेल्स जमकर लड़ती हैं, जिससे तेज बुखार आता है। बुखार आने का मतलब है कि आपका शरीर बीमारी से अच्छी तरह लड़ रहा है, लेकिन 65 साल की उम्र पार करने के बाद इम्यून सिस्टम भी कमजोर और धीमा हो जाता है। जब वायरस प्रवेश करता है तो शरीर के पास लड़ने की ताकत कम होती है, इसलिए वह बुखार पैदा नहीं कर पाता। बाहर से सब शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वायरस आपके फेफड़ों और दिल को खोखला कर रहा होता है। यह स्थिति तेज बुखार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वास्तव में अगर आप आंकड़े देखें तो फ्लू से होने वाली ज्यादातर मौतें 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की होती हैं, और इनमें से कई लोगों को शुरुआत में बुखार नहीं था। तो फिर बुखार की जगह हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं। अचानक भ्रमित होना या अजीबोगरीब बातें करना, डेलीरियम के लक्षण, अच्छे भले चलने वाले इंसान का बार बार गिरना या लड़खड़ाना, और कई दिनों तक भयंकर रूप से भूख न लगना। अगर आपको ये 3 लक्षण दिखाई देते हैं तो भले ही थर्मामीटर पर तापमान सामान्य हो, आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि यह एक जानलेवा संकेत है कि वायरस आपके मस्तिष्क और मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर रहा है। आज मैं आपको उन भयानक स्थितियों से बचाने का तरीका बताऊंगा जिनका सामना शर्मा जी ने किया था। बिना बुखार के फ्लू को कैसे पहचानें? फ्लू के जाने के बाद अपनी रक्त वाहिकाओं नसों को बचाने का गोल्डन टाइम और निमोनिया के बैक्टीरिया को रोकने वाली अचूक जीवन शैली की आदतें। मैं आपको वो सारे चिकित्सा रहस्य एक एक करके समझाऊंगा जो मैं जानता हूं। खासकर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि फ्लू से पूरी तरह ठीक होने के ठीक 1 महीने बाद का समय जीवन और मृत्यु के बीच का एक बेहद खतरनाक समय होता है। यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो आप यह सोचकर लापरवाही कर सकते हैं कि इलाज पूरा हो गया है और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आप आज के वीडियो की सामग्री के बारे में उत्सुक हैं
और इस सर्दी को स्वस्थ रहकर बिताना चाहते हैं तो कृपया अभी लाइक अंगूठे वाले बटन को दबाएं और कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक लिखकर छोड़ दें तो मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका छोटा सा ध्यान स्वास्थ्य की रक्षा करने का पहला कदम है। एक काम ऐसा है जो आपको कभी नहीं करना चाहिए, यह सोचना कि मैंने फ्लू की सारी दवाएं खा ली हैं, अब मुझे खांसी भी कम है, चलो अब मेरी जान बच गई, और बेफिक्र हो जाना। वही पल है जब आपकी जान को खतरे में डालने वाला असली संकट शुरू होता है। श्रीमान शर्मा जी का इमरजेंसी रूम में इलाज हुआ और सौभाग्य से 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उनका बुखार भी उतर गया था और उनकी स्थिति में सुधार हुआ था, इसलिए वे यह कहते हुए और मुस्कुराते हुए अस्पताल से बाहर निकले कि अरे, अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूं। लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने के ठीक 2 हफ्ते बाद उन्हें फिर से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। इस बार उन्हें फ्लू नहीं था। उनके शरीर के एक हिस्से हाथ और पैर में अचानक कमजोरी आ गई और उनकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क का दौरा पड़ा था। दोस्तों, यह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं है। फ्लू का असली खौफ वायरस के शरीर से जाने के तुरंत बाद शुरू होता है। चिकित्सा जगत में इसे फ्लू द्वारा छोड़ा गया टाइम बम कहा जाता है। कई बुजुर्ग फ्लू को सिर्फ एक गंभीर सर्दी जुकाम मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में फ्लू का वायरस हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं को तहस नहस करके जाता है। मैं इसे आसान शब्दों में समझाता हूं। जब हमारे शरीर में वायरस और हमारी इम्यूनिटी की सेना के बीच भीषण युद्ध होता है तो रक्त वाहिकाओं में युद्ध का मलबा रह जाता है। इसे इन्फ्लेमेटरी सूजन पैदा करने वाले तत्व कहा जाता है और ये खून को गाढ़ा और चिपचिपा बना देते हैं। यह ऐसा है जैसे साफ पानी बहने वाले पाइप में चिपचिपा आटा या च्युइंगम भर गया हो। अगर खून गाढ़ा हो जाए तो क्या होगा? वह ठीक से बह नहीं पाएगा और जमने लगेगा। यही रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट है। जब ये खून के थक्के नसों में तैरते हुए दिल की धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं तो हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आता है। और अगर वे दिमाग की नसों को ब्लॉक करते हैं तो शर्मा जी की तरह ब्रेन स्ट्रोक होता है। मैं आपको डराने के लिए यह नहीं कह रहा हूं, ये एकदम स्पष्ट चिकित्सा आंकड़े हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के नवीनतम शोध परिणामों के अनुसार फ्लू का निदान होने के ठीक 1 महीने के भीतर हार्ट अटैक आने की संभावना सामान्य से 4 गुना अधिक होती है और स्ट्रोक का खतरा 5 गुना तक बढ़ जाता है। विशेष रूप से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा लेते हैं या जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनकी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर पहले से ही फैट जमा प्लेक होता है। आमतौर पर वे ठीक रहते हैं, लेकिन जब फ्लू के कारण होने वाला सूजन का तूफान इस जमा फैट से टकराता है तो यह ज्वालामुखी की तरह फट जाता है और फिर पल भर में रक्तवाहिका पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसलिए मैं अपने क्लिनिक में हमेशा मरीजों से एक बात जरूर कहता हूं, बुजुर्गों, जिस दिन आपको फ्लू से पूरी तरह ठीक घोषित कर दिया जाए उस दिन से कैलेंडर पर ठीक 1 महीने तक लाल घेरा बना लें और इस दौरान बिल्कुल भी थकावट वाला काम न करें और अपने शरीर का बारीकी से ध्यान रखें। यदि इस 1 महीने के भीतर आपको अपनी छाती में जकड़न या सिकुड़न वाला दर्द महसूस होता है या थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ने पर भी सामान्य से ज्यादा सांस फूलती है या अचानक आपके एक हाथ पैर में कमजोरी आ जाती है और आपकी बोली लड़खड़ाने लगती है, तो यह कोई साधारण थकान नहीं है। यह एक आपातकालीन संकेत है कि फ्लू द्वारा छोड़े गए थक्के आपकी रक्त वाहिकाओं को ब्लॉक कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको किसी स्थानीय छोटे क्लिनिक में नहीं बल्कि तुरंत किसी बड़े अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जाना चाहिए। शर्मा जी भाग्यशाली थे कि उनके परिवार ने जल्दी लक्षणों को पहचान लिया और उन्हें गोल्डन टाइम, सुनहरे समय के भीतर इलाज मिल गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो वे जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो सकते थे। फ्लू सिर्फ खांसी होकर खत्म होने वाली कोई मामूली बीमारी नहीं है। आपको यह याद रखना चाहिए कि यह एक खूंखार स्नाइपर निशानेबाज है जो आपके दिल और दिमाग को निशाना बनाता है। खैर, यहां तक सुनकर आप में से कुछ लोग डर गए होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए। इस खतरे को रोकने के लिए एक बहुत ही सुनिश्चित और शक्तिशाली ढाल मौजूद है। अगले भाग 3 में मैं अपने चिकित्सा अनुभव की कसम खाकर फेफड़ों और रक्त वाहिकाओं की रक्षा करने के 2 निश्चित उपाय सुझाऊंगा। इसमें लगभग कोई खर्च नहीं आता है और कोई भी इसे कर सकता है। क्या आपको अब ऐसा लग रहा है कि यह वीडियो आपके दोस्तों या परिवार को भी जरूर दिखाया जाना चाहिए? तो शेयर बटन दबाएं और इस वीडियो को
व्हाट्सएप के जरिए भेजें। फ्लू खत्म होने के 1 महीने बाद तक सावधान रहना। यह एक वाक्य किसी आपके करीबी की जान बचा सकता है। अब आपको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए और बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पहले मैंने बताया कि फ्लू कितना डरावना है और इसके जाने के बाद का असर कितना खतरनाक होता है। इसे सुनकर बहुत से लोग डर गए होंगे, लेकिन ज्यादा चिंता न करें। डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है, लेकिन बीमारी को रोकने का काम आपकी छोटी छोटी आदतें ही करती हैं। मैं जो 3 उपाय बताने जा रहा हूं, उनमें न तो बहुत पैसा लगता है और न ही किसी बहुत कठिन तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन एक बड़े अस्पताल के प्रोफेसर और डॉक्टर के रूप में मैं उनके प्रभाव की गारंटी देता हूं। आपके फेफड़ों और दिल की रक्षा करने वाली 3 सबसे शक्तिशाली ढालें मैं अभी आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। पहला उपाय, आपको सर्वाइवल वैक्सीन कॉकटेल लगवाना चाहिए। कई बुजुर्ग क्लिनिक में आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब, मैंने फ्लू का टीका लगवा लिया है तो अब मैं सुरक्षित हूं ना? मुझे खेद है, लेकिन यह केवल आधा सच है। सिर्फ फ्लू का टीका काफी नहीं है। आपको इसके साथ एक जोड़ी के रूप में न्यूमोकोकल निमोनिया वैक्सीन भी जरूर लगवानी चाहिए। इसे सर्वाइवल कॉकटेल कहने का मेरा एक कारण है। जब फ्लू का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले श्वास नली की म्यूकस झिल्ली को नष्ट करके अपना रास्ता बनाता है। फिर उस खुले रास्ते से निमोनिया के बैक्टीरिया खुशी खुशी अंदर घुसपैठ करते हैं। फ्लू होने के बाद निमोनिया से होने वाली मौतों का यह सबसे आम पैटर्न है। लेकिन क्या होगा अगर आप फ्लू की वैक्सीन और निमोनिया की वैक्सीन दोनों एक साथ लगवाते हैं? फ्लू का टीका पहली ढाल के रूप में वायरस को रोक देगा, और अगर वायरस किसी तरह अंदर आ भी जाए तो निमोनिया का टीका दूसरी ढाल बनकर निमोनिया के बैक्टीरिया को रोक देगा। यह युद्ध के मैदान में जाने पर सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने जैसा नहीं है, बल्कि साथ में बुलेट प्रूफ हेलमेट भी पहनने जैसा है। वास्तव में शोध के नतीजे बताते हैं कि जिन बुजुर्गों ने ये दोनों इंजेक्शन लगवाए हैं, अगर उन्हें फ्लू हो भी जाए तो उनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना काफी कम हो जाती है और मौत का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। यदि आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है तो आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में इन्हें मुफ्त में लगवा सकते हैं, या इसके लिए काफी छूट मिल सकती है। एक ही दिन में दोनों बाहों पर अलग अलग ये टीके लगवाना बिल्कुल सुरक्षित है, इसीलिए देर न करें और आज ही लगवाएं। दूसरा उपाय, अपनी जान की तरह 48 घंटे के नियम का पालन करें। फ्लू के इलाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज है गति रफ्तार। मेडिकल साइंस के अनुसार 48 घंटे यानी 2 दिन का समय वह गोल्डन टाइम होता है जो यह तय करता है कि वायरस हमारे शरीर पर कब्जा कर पाएगा या नहीं। फ्लू का वायरस शरीर में प्रवेश करते ही तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद वायरस की संख्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि एंटीवायरल दवाओं का असर भी बहुत कम हो जाता है। यह जंगल की आग की तरह है। आपको शुरुआत में ही पानी डालना चाहिए। जब पूरा जंगल जल जाए तब पानी डालने का कोई फायदा नहीं होता। मैंने जिन श्रीमान शर्मा जी के बारे में बताया था, उनसे यही गलती हुई। उन्होंने सोचा कुछ दिन आराम करूंगा तो ठीक हो जाएगा, और इसे सहते रहे, यहां तक कि वायरस उनके फेफड़ों तक फैल गया। याद रखें, चाहे आपको बुखार हो या न हो, अगर आपको अचानक से शरीर सुस्त लगने लगे और अजीब महसूस हो तो इसे सहन न करें और तुरंत अस्पताल की ओर भागें। वहां जाकर अपनी जांच कराएं, और अगर आपको फ्लू है तो आपको तुरंत टैमीफ्लू या पैरामीफ्लू जैसी एंटीवायरल दवाएं लेनी चाहिए। जटिलताओं को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। सिर्फ विटामिन की गोलियां या काढ़ा, आयुर्वेदिक औषधियां इसका इलाज नहीं है। तीसरा उपाय, टूथब्रश आपके फेफड़ों को बचाता है। आपको लग रहा होगा कि यह मैं कैसी बेतुकी बात कर रहा हूं, लेकिन यह आज की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। आप लोग हाथ धोने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया आपके हाथों पर नहीं बल्कि आपके मुंह के अंदर रहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ गले की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे सोते समय लार अक्सर भोजन नली के बजाय गलती से श्वास नली विंड पाइप में चली जाती है। इसे एस्पिरेशन कहा जाता है। समस्या यह है कि अगर आपका मुंह गंदा है तो आपकी लार बैक्टीरिया से भरी होती है। जब वह बैक्टीरिया से भरी लार फेफड़ों में जाती है तो उसे एस्पिरेशन निमोनिया कहा जाता है। फ्लू के मरीजों की मौत का नंबर 1 कारण यही निमोनिया है। इसलिए
सोने से पहले ब्रश करना सिर्फ दांत साफ करना नहीं है। आपको इसे अपनी उम्र बढ़ाने की एक ऐसी प्रक्रिया मानना चाहिए जो उस बैक्टीरियल बम को पहले ही नष्ट कर देती है जो आपके फेफड़ों में जा सकता था। बस यूं ही थोड़ा सा घिसकर न छोड़ दें, बल्कि पूरे 3 मिनट तक अच्छी तरह से ब्रश करें। आपको अपनी जीभ के अंदरूनी हिस्से को भी साफ करना चाहिए। जो लोग नकली दांत डेंचर पहनते हैं वे सोते समय इसे जरूर निकालें और कीटाणुनाशक लिक्विड में डुबोकर रखें। नकली दांत पहनकर सोना ऐसा ही है जैसे आप अपने मुंह में बैक्टीरिया का पूरा झुंड लेकर सो रहे हों। चलिए मैं इसे संक्षेप में बताता हूं। 1. फ्लू का टीका और निमोनिया का टीका एक साथ लगवाएं। 2. लक्षण दिखने पर 48 घंटे के अंदर अस्पताल दौड़कर जाएं और दवा लें। 3. सोने से पहले ब्रश करके मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करें। यदि आप इन 3 चीजों का पालन करते हैं तो कोई भी सुपर फ्लू आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। श्रीमान शर्मा जी ने भी छुट्टी मिलने पर मुझसे वादा किया था कि अब से वह कुछ भी हो जाए, सोने से पहले ब्रश करना कभी नहीं भूलेंगे। आप शायद दिमाग से समझ गए हों कि क्या करना है, लेकिन जब इसे करने का समय आता है तो आप भूल सकते हैं। इसीलिए अगले भाग में मैं आपको सुबह, दोपहर और शाम के हिसाब से एक बेहद आसान टाइम टेबल बनाकर दूंगा जिसका आपको बस पालन करना है। आप इसे सीधे अपने फ्रिज पर चिपका सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी वास्तव में उपयोगी लगी तो अभी वीडियो के नीचे स्थित शेयर बटन दबाएं और इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करने का यह सबसे आसान तरीका है। अब एक पेन निकालें और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर चाहे कितनी भी अच्छी दवाएं लिख दें, अगर मरीज घर पर अपनी ठीक से देखभाल नहीं करता है तो इलाज का असर आधा रह जाता है। इसके विपरीत यदि आप घर पर ही अपनी जीवन शैली की आदतें सुधार लें तो आपकी इम्यूनिटी 2-3 गुना तक बढ़ जाएगी। कठिन और जटिल चीजों को छोड़कर मैं आपको दिन में 3 बार किया जाने वाला वह इम्यूनिटी रूटीन बताऊंगा जिसे शर्मा जी ने भी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपने फ्रिज पर चिपका रखा है और रोजाना फॉलो कर रहे हैं। आपको बस सुबह, दोपहर और शाम के लिए केवल एक काम याद रखना है। पहला सुबह का रूटीन, म्यूकोसल इम्यूनिटी वाटर पीना। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं? क्या आप घटाघट ठंडा पानी पी जाते हैं? यह आपके शरीर के बॉयलर गर्मी को बंद करने जैसा काम है। हमारे श्वसन तंत्र में सीलिया नामक बहुत बारीक बाल होते हैं जो झाड़ू की तरह वायरस को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन जब आप ठंडा पानी पीते हैं और शरीर का तापमान गिरता है तो ठंड के कारण ये बाल हिल भी नहीं पाते। आपकी सुरक्षा दीवार टूट जाती है। इसलिए सुबह खाली पेट आपको हमेशा एक गिलास गुनगुना या हल्का गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। अगर इसके साथ आप 1000 IU विटामिन डी और जिंक का सप्लीमेंट लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा होगा। विटामिन डी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को जगाने वाली अलार्म घड़ी है और जिंक वायरस के गुणन को रोकने वाली ढाल है। सुबह का 1 गिलास पानी और ये 2 गोलियां आपके पूरे दिन की इम्यूनिटी की जिम्मेदारी लेती हैं। दूसरा, दोपहर का रूटीन, कमरे में 50% नमी ह्यूमिडिटी बनाए रखना। सर्दियों में घर के अंदर का वातावरण वायरस की सबसे पसंदीदा जगह होती है। हवा के रूखे होने पर नाक के अंदर की श्लेष्मा झिल्ली म्यूकस मेम्ब्रेन सूख कर फटने लगती है, जो वायरस के लिए किसी हाईवे से कम नहीं है। अपने घर में एक हाइग्रोमीटर नमी नापने का यंत्र जरूर रखें। अगर आपको लगे कि नमी 40% से नीचे गिर गई है तो यह एक इमरजेंसी है। आप ह्यूमिडिफायर चालू करें या कमरे में गीले कपड़े सुखाएं, लेकिन आपको नमी को किसी भी तरह 50% से 60% के बीच बनाए रखना होगा। और ठंड की वजह से दरवाजे, खिड़कियां पूरी तरह बंद करके न बैठें। एक बंद कमरे में वायरस का घनत्व लगातार बढ़ता जाता है। दिन में सिर्फ 2 बार, एक बार लंच के बाद और एक बार शाम करीब 4 बजे, बस 10-10 मिनट के लिए अपनी खिड़कियां पूरी तरह से खोल दें। बाहर की ठंडी हवा वायरस को भगाकर ताजी हवा भर देती है। यह बेहतरीन वेंटिलेशन और सफाई है। तीसरा, शाम का रूटीन, जीवन बचाने वाला 3 मिनट का टूथ ब्रश। जैसा कि मैंने पहले भाग 3 में जोर दिया था, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे कितनी भी बार दोहराया जाए कम है। दिन में अगर आप लार निगलते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप जाग रहे होते हैं, लेकिन रात में सोते समय आपकी श्वास नली पूरी तरह से असुरक्षित होती है। रात का खाना खाने के बाद
और ठीक सोने से पहले किया जाने वाला ब्रश दिन में किए जाने वाले ब्रश से बिल्कुल अलग स्तर का होना चाहिए। ब्रश के ब्रिसल्स, रेशे, दांतों और मसूड़ों के बीच तक अच्छी तरह पहुंचने चाहिए और आपको अपनी जीभ को भी काफी अंदर तक साफ करना चाहिए। अगर आप मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करके सोते हैं तो नींद में निमोनिया होने की संभावना काफी कम हो जाती है। शर्मा जी ने अपने बाथरूम में 3 मिनट वाला रेत का टाइमर सैंड ग्लास रखा हुआ है और वे तब तक ब्रश करते हैं जब तक सारी रेत नीचे न गिर जाए। यह एक बहुत ही शानदार आदत है। अब यहां तक सुनने के बाद आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। मैं उन 3 सबसे आम सवालों को चुनकर उनका स्पष्ट जवाब दूंगा जो बुजुर्ग अक्सर क्लिनिक में मुझसे पूछते हैं। पहला सवाल, डॉक्टर साहब, क्या मैं अब भी फ्लू का टीका लगवा सकता हूं? क्या बहुत देर तो नहीं हो गई? जवाब है, बिल्कुल देर नहीं हुई है। बेशक इसे अक्टूबर या नवंबर में लगवाना सबसे अच्छा रहता, लेकिन फ्लू का असर अगले साल अप्रैल या मई तक भी रह सकता है। अगर आप इसे अभी भी लगवाते हैं तो एंटीबॉडी बनने के बाद आप वसंत के मौसम तक सुरक्षित रह सकते हैं। जब आपको लगे कि देर हो गई है, वही वास्तव में सबसे सही समय होता है। कल ही जाकर इसे लगवाएं। दूसरा सवाल, मेरे पास पिछले साल की सर्दी जुकाम की कुछ बची हुई दवाएं हैं, क्या मैं उन्हें खा सकता हूं? यह बहुत खतरनाक है। बिल्कुल नहीं। अक्सर बुजुर्ग दवाओं को बर्बाद न करने की सोचकर बची हुई दवाएं खा लेते हैं, लेकिन आप यह ठीक से नहीं जानते कि वह एंटीबायोटिक है या बुखार की दवा या उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। इसके अलावा सामान्य सर्दी जुकाम की दवाओं से फ्लू का इलाज नहीं हो सकता। गलत दवा खाकर अगर आप 48 घंटे का गोल्डन टाइम चूक जाते हैं तो जो बीमारी एक छोटी सी कोशिश से ठीक हो सकती थी, वह बड़ी परेशानी बन जाएगी। बची हुई दवाइयों का मोह छोड़ें और उन्हें बिना झिझक फेंक दें। अगर आपको लक्षण महसूस हों तो नया पर्चा बनवाएं। तीसरा सवाल, मुझे ह्यूमिडिफायर साफ करना झंझट लगता है, क्या मैं इसकी जगह गीले तौलिए लटका सकता हूं? जी हां, यह बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप ह्यूमिडिफायर के पानी के टैंक को ठीक से साफ नहीं करते हैं तो वह बैक्टीरिया स्प्रेयर बन सकता है। यदि आप इसे मेंटेन नहीं कर सकते तो साफ तौलिए को पानी में भिगोकर कमरे में अलग अलग जगहों पर लटका दें, या फिर पाइन कोन्स चीड़ के शंखों को पानी में भिगोकर रखना भी एक बेहतरीन प्राकृतिक ह्यूमिडिफायर का काम करता है। मुख्य बात यह है कि अपनी नाक को सूखने नहीं देना है। दोस्तों, क्या मैंने आज जो रूटीन बताए हैं वे मुश्किल है? सुबह हल्का गर्म पानी पीना, दोपहर में खिड़कियां खोलना और रात में अच्छी तरह से ब्रश करना, ये वास्तव में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक ऐसा बांध ब्रेकवाटर बनाती हैं जो सुपर फ्लू की विशाल लहरों को रोक सकता है। श्रीमान शर्मा जी को भी शुरुआत में यह सब झंझट लगता था, लेकिन एक बार बुरी तरह बीमार पड़ने के बाद अब वह किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा सख्ती से इसका पालन कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि अब वह इतने स्वस्थ हो गए हैं कि दोबारा शिवालिक की पहाड़ियों के रास्तों सैर के ट्रैक पर चलने लगे हैं। तो जो लोग यह सोच रहे हैं कि मैं आज से ही इस रूटीन को शुरू करूंगा, कृपया कमेंट बॉक्स में केवल पालन करूंगा लिखें। मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा ताकि आपका यह संकल्प केवल 3 दिनों में ही न टूट जाए। और चूंकि आप कमेंट कर ही रहे हैं तो दूसरों के कमेंट्स को भी लाइक करें। इससे हम सभी में स्वस्थ रहने की एक सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा पैदा होगी। आज मैंने जो भी बताया है, अगर आप बाकी सब भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन कृपया आज रात सोने से पहले इन 3 मुख्य संदेशों को अपने दिमाग में जरूर बिठा लें। पहला, भले ही थर्मामीटर सामान्य तापमान दिखाए, लेकिन अगर आपके शरीर में कुछ अजीब लग रहा है तो यह फ्लू हो सकता है। बिना बुखार के यह मानकर बेफिक्र न हो कि सब ठीक है। बुजुर्गों में फ्लू बुखार के बजाय सुस्ती, भूख न लगना और बेतुकी बातें करने वाले डेलीरियम भ्रम के रूप में आता है। अगर आपकी भूख अचानक से खत्म हो जाए, पैरों में कमजोरी आ जाए और आप बार बार गिरने लगें, तो भले ही थर्मामीटर सामान्य हो, आपको तुरंत अस्पताल आकर जांच करानी चाहिए। वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतने की यह पहली सीढ़ी है। दूसरा, फ्लू से पूरी तरह ठीक होने के ठीक 1 महीने बाद का समय ही जीवन का सबसे नाजुक मोड़ होता है। खांसी रुक जाने और बुखार उतर जाने का मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। वायरस से तहस नहस होने के बाद आपकी रक्त वाहिकाएं इस समय बहुत अस्थिर स्थिति में हैं। फ्लू का पता चलने के 1 महीने बाद तक का समय वह डेंजर जोन है जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा
4 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। इस दौरान खुद को बिल्कुल न कराता है, थकाएं और रोजाना सावधानीपूर्वक जांचते रहें कि कहीं सीने में दर्द या लकवे के कोई लक्षण तो नहीं है। तीसरा, वैक्सीन और टूथब्रश आपकी जीवन रेखा है। दोहरी सुरक्षा परत ढाल बनाने के लिए फ्लू का टीका और निमोनिया का टीका एक साथ लगवाएं और हर रात सोने से पहले 3 मिनट तक अच्छी तरह से ब्रश करके मुंह के उन बैक्टीरिया को साफ करें जो निमोनिया पैदा करते हैं। बुजुर्गों के लिए ब्रश करने की यह एक छोटी सी आदत आधी रात को इमरजेंसी रूम में भर्ती होने की त्रासदी को रोकने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार है। हमने इस लंबे समय में बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप न केवल अपने स्वास्थ्य की बल्कि अपने परिवार की खुशियों की रक्षा करने के लिए भी कितने दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आपकी उस इच्छा शक्ति का दिल से सम्मान करता हूं। अगर आज के वीडियो ने आपके स्वास्थ्य प्रबंधन में थोड़ी सी भी मदद की है और अगर आप भविष्य में मेरे साथ मिलकर एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो कृपया सेहत भरी बुढ़ापा चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे और भी सटीक और फायदेमंद चिकित्सा जानकारी तैयार करने में बहुत ताकत देता है। इस ठंडे मौसम में सर्दी जुकाम से बचकर रहें और आज शाम को एक गिलास गुनगुना पानी पीना और अच्छी तरह ब्रश करना न भूलें। अब तक आपके साथ थे आपके डॉक्टर हरीश जोशी। धन्यवाद।